हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुपेल। आज की इस वीडियो में यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिस्ट्री सब्जेक्ट की मैं अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं। पेपर 1 की स्ट्रेटजी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है, आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। आज मैं जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, ओनली PYQ के माध्यम से आप 70 से 75 80 क्वेश्चन आराम से ठीक कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बात कर लेता हूँ कि आपको पता होगा जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो 10 यूनिट में डिवाइड है। हर यूनिट से मोर और लेस 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि 10 में से 10 यूनिट पढ़नी है, कोई भी यूनिट इग्नोर नहीं करनी है, क्योंकि जो 10 क्वेश्चन आएंगे उस यूनिट से, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन ना तो इजी होंगे ना टफ होंगे। अगर आप उस यूनिट को पढ़ते हो तो कम से कम उस कि इजी जो क्वेश्चन है उनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात ये है, अगर आप PYQ का एनालिसिस करके पीछे का ट्रेंड देखें तो आप पाओगे कि इसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हर बार ऐसे रहते हैं जो एकदम नए होते हैं। PYQ में उनका संदर्भ या तो है ही नहीं, या है तो बहुत ही नाम मात्र के लिए, जिससे उसका आंसर नहीं मिल सकता। तो ऐसे क्वेश्चनों को ना आपको छोड़ देना है, उसके लिए फाइट नहीं करनी है। आपको फाइट करनी है जो बच गए 85 क्वेश्चन। उन 85 क्वेश्चन में से आप 75 से 80 क्वेश्चन कैसे ठीक करोगे, उसकी स्ट्रेटजी अब मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। मैं अपने जून और अगस्त के एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता सकता हूँ कि 55 क्वेश्चन ऐसे हैं जो PYQ से आते हैं। हालांकि एज इट इज क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपने PYQ पढ़ा है तो आप उनका आंसर इजीली कर पाओगे। ठीक है। कैसे कर पाओगे वो मैं आपको कुछ आगे सॉल्व क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तो आप आसानी से समझ जाओगे। 85 क्वेश्चन में से आप इन 55 क्वेश्चनों को PYQ से सॉल्व कर सकते हो। अब रह गए 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको एक रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़ेगी। वो रेफरेंस बुक की सहायता से वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे अकबर की मनसबदारी जो प्रणाली थी, उसके बारे में जून में एग्जाम में क्वेश्चन आया था। लेकिन मनसबदारी के बारे में प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन वो आया था उसमें पूछा था शायद कि मनसबदारी व्यवस्था में कितनी श्रेणियाँ थी। तो इस तरह का कोई सॉल्यूशन वगैरह कहीं नहीं दे रखा था, लेकिन अगर आप रेफरेंस बुक फॉलो करते तो उस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते। तो इसी टाइप के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो टॉपिक कई बार रिपीट तो हुआ है, लेकिन उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो पूरे तरह से PYQ में आ नहीं पाए। अभी भी कुछ ऐसे फैक्ट बचे हुए हैं जिनको आप रेफरेंस बुक से पढ़ के ही आसानी से उस टॉपिक को कंप्लीट कर पाओगे। मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अभी, उसमें आपको मैं समझा दूंगा कि रेफरेंस बुक को कैसे यूज करना है PYQ के साथ। अभी तक हमने बात की आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हम पढ़े वो याद कैसे रहे एग्जाम तक। तो मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो की मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने पढ़ा PYQ को। PYQ में यूनिट वाइज क्वेश्चनों को सॉल्व करके दे रखा है। तो मैंने डेली का रूटीन बनाया कि मैं 60 क्वेश्चन डेली याद करूँगा विद एक्सप्लेनेशन, और इसके लिए मेरे को 2.5 से 3 घंटे लगते थे। अगले दिन मैं फिर दोबारा से इन्हीं 60 क्वेश्चन को रिपीट करता, फिर उसमें मेरे को अगर पिछले दिन 3 घंटे लगे तो आज मेरे को 2.5 घंटा लगा। जो आधा घंटा बच गया उसमें मैं 6-7 क्वेश्चन और ऐड करके पढ़ लेता था। अगले दिन मैं फिर से उन 6-7 क्वेश्चन को पहले रिवीजन करता, फिर उसके बाद अगले 60 क्वेश्चन पढ़ता, फिर अगले दिन उन 60 क्वेश्चन का रिपीटेशन, फिर उसके बाद अगले दिन फिर कुछ 60 क्वेश्चन नए, ऐसे करके ये एंडलेस प्रोसेस 10 यूनिट तक चलती रही। और मैंने लगभग 18 से 20 दिन में इसको PYQ को कंप्लीट कर लिया। तो पहली बार में पहले राउंड में आपको भी यही करना है कि 18 से 20 दिन में PYQ को कंप्लीट कर लेना है विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है। दूसरे राउंड में आपको यूनिट 1 से फिर PYQ को पढ़ना है, और इसके साथ इस बार आपको रेफरेंस बुक यूज करनी है। इस बार आपको आइडिया रहेगा कि ये वाला टॉपिक है पर्टिकुलर, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो बचे हो तो मैं रेफरेंस बुक से उनको देख लूँ। तो आप वहाँ से रेफरेंस बुक से उन इम्पोर्टेंट जो फैक्ट PYQ में मिसिंग है उनको आप देख के और आप उनको अंडरलाइन कर लीजिए। तो वो क्वेश्चनों की ज़्यादा चांस है अगले क्वेश्चन में, अगली बार एग्जाम में पूछे जाने की। तो ऐसे करके आपको अगले जो राउंड है वो रेफरेंस बुक के साथ कंप्लीट करना है।
और उसके बाद आपको पढ़ने के साथ साथ हर दिन इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। पेन कॉपी लेके आप एक साइड नंबर लिख लीजिए 1 2 3 16 तक, और फिर आंसर को दबा के और उसका आंसर खुद से लिखने की कोशिश कीजिए कि इसमें पहला क्वेश्चन है, उसमें माना कि ऑप्शन 4 सही आंसर है तो उसके सामने 4 लिख दीजिए। फिर खुद से चेक कर लीजिए उन 60 में से कि आपने जो आज पढ़े उन 60 में से आपको अभी तक कितने याद रह पाए हैं। फिर अगले दिन रिवीजन करो, अगले दिन ऐसे ही प्रैक्टिस करो। ऐसे करके आपको एकदम से पूरा माइंड में छप जाएंगे क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि PYQ और रेफरेंस बुक दोनों का कैसे कॉम्बिनेशन यूज करके और आपको सॉल्व आंसर को निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन विवाहों के प्रकारों से संबंधित है। ठीक है, और ऑप्शन में इसमें यज्ञ के प्रकार भी दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को ना हम एलिमिनेशन के जरिए करेंगे, यानी या तो आपको विवाहों के प्रकार पता हो तो सॉल्व हो जाएगा, या फिर यज्ञों के प्रकार पते हो तो सॉल्व हो जाएगा। मैंने इसको यज्ञों के प्रकार के आधार पर सॉल्व किया क्योंकि मुझे यज्ञों के प्रकार पता थे। वो कैसे पता थे, तो देखिए ये 2015 में क्वेश्चन आया यज्ञों के बारे में, वैदिक यज्ञों में। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे 3 यज्ञों के नाम दिए हुए हैं, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। और हमारे जो क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है वो है अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, ये देखिए ये अश्वमेध यज्ञ और ये वाजपेयी यज्ञ। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन में ए होगा वो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे इसमें ए है तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, इसमें ए है तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, इसमें ए है तो ये भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। आपका बच गया नंबर 2, ये सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर करने का तरीका हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन से एग्जाम में आगे कैसे हेल्प मिलेगी। तो नंबर 1 हम बात कर लेते हैं कि इसमें प्राचीन विवाहों का जिक्र हुआ है, तो आपको वैदिक काल के विवाहों के बारे में पढ़ना है और उनकी 1-2 विशेषताएं प्रत्येक की याद कर लेनी है। इस प्रकार तुम्हारा प्राचीन विवाहों से संबंधित जो टॉपिक है वो रेडी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि क्या इस 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन से टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो इसका आंसर है नो। इसके लिए आपको एक रेफरेंस बुक फॉलो करनी होगी। फिर बुक कौन सी फॉलो करनी है तो उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखिए, परंपरागत रूप से पंचजन में शामिल 5 प्रमुख आर्य कबीले हैं। ठीक है, तो इनमें जो 5 प्रमुख आर्य कबीले थे उनके नाम दिए हैं कि कौन कौन से शामिल थे। इसमें कुछ अनार्य को भी जोड़ दिया है, तो इसलिए ये कॉम्प्लिकेट ऑप्शन हो गए हैं। तो इसका आंसर तुम कहाँ से करोगे, तो देखिए अगला 2011 में ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि ऋग्वेद में पंचजन किसे संबोधित करता है। तो इसका आंसर है आर्यों की 5 जनजातियों को, जो ऊपर के क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा ही है। लेकिन जो भी इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर के लिए ये देखिए कि आर्य कई जनों में विभक्त थे। इसमें 5 जन या जनजातियों के नाम अक्सर मिलते हैं, जैसे कि अनु, दुर्यु, यदु, पुरु और तुर्वस। ठीक है, तो ये 5 अगर आपको पहले से पता होते, अगर आपने PYQ पढ़ा होता 2011 का, तो मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ये तो आपको सॉल्यूशन पता चल गया इसका। अब इससे हमें आगे के क्वेश्चनों में कैसे हेल्प मिलेगी एग्जाम में, तो इसके लिए देखिए पहली बात है कि इससे पहले पूछा गया है कि आर्यों की जो 5 कबीले थे उनको पंचजन कहा जाता था, इससे संबंधित पूछा। दूसरा अब इस बार पूछा है कि पंचजन में कौन कौन शामिल थे। तीसरा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि पंचजन का उल्लेख किस वेद में है। चौथा इससे पूछा जा सकता है कुछ आर्य और अनार्यों के कॉम्बिनेशन देके। कुल मिला के बात यह है कि आपको ये 5 नाम याद हो और इनके बारे में जो भी थोड़ी बहुत और डिटेल रेफरेंस बुक में मिलेगी वो आपको याद रख लेना है बस। और आगे अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे बनेगा। ठीक है,
अब मैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। इसमें कहा है कि आरंभिक पाली ग्रंथ सूत्र निपात के अनुसार मवेशियों का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि वे हमें प्रदान करती हैं। अब इसका आंसर एकदम से किसी को नहीं पता होगा। इवन ये नहीं पता होगा कि सूत्र निपात किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, नहीं पता, कोई बात नहीं। अगर आपने PYQ पढ़ा है तो ये देखिए, ज़्यादा कहीं नहीं जाने की, 2022 में ही क्वेश्चन आया है। पाली ग्रंथ में गौतम बुद्ध गौ संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं और वो पाली ग्रंथ है कौन सा, तो उसका आंसर था ये सूत्र निपात। ठीक है, इस सूत्र निपात में दे रखा है कि जो गाय है वो हमें भोजन, रूप और सुख प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर, अगर आपको इन 3 चीज पता होती तो देखिए अन्नदा, वन्नदा और सुखदा, 3 हो गए। और ये जो खाद है ये कॉमन सेंस, हर कोई जानता है कि मवेशियों से हमें खाद प्राप्त होती है। तो बी को छोड़ के जहां भी 4 ऑप्शन है, ACDE, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए PYQ से ये क्वेश्चन सीधा सीधा सॉल्व हुआ है या नहीं। ये तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अब आगे से हमें आगे के 3 क्वेश्चनों की हेल्प कैसे मिलेगी, तो सबसे पहले तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन पाली ग्रंथ है, मैच कीजिए। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि सूत्र निपात जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, या पूछा जाएगा कि सूत्र निपात किस धर्म से संबंधित है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि सूत्र निपात में किसके बारे में बात की गई है, मवेशियों के बारे में की गई है या नहीं की गई है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से 3-4 तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा इसी पे। और ये तो आपको आइडिया होगा कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें से हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसके बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं उनको आपको याद कर लेना है और उनमें मोस्टली क्या क्या चीज़ दे रखी है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये सब उस रेफरेंस बुक से आपको इजीली मिल जाएगी, बस आपका काम है याद करना। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, परंपरा अनुसार अलवार और नयनारों की संख्या क्रम से है। जैसे तो आपको शायद इसका आंसर पता ही होगा, लेकिन मैं इसको PYQ के आधार पर ही सॉल्व करके बताता हूं आपको। तो ये देखिए, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि अलवार कौन थे। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। अलवार तमिल वैष्णव संत थे जिन्हें 6वीं शताब्दी ईस्वी में तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया, और प्रसिद्ध अलवार 12 थे। 12, ठीक है। अब इसका आंसर तो आप इजीली अब कर ही सकते हो, अलवार 12 थे, तो अलवारों की संख्या 12 हो गई और इसका आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन हमें आंसर निकालने से मतलब नहीं है, इस समय हमें समझना है कि PYQ की हेल्प अगले क्वेश्चनों में कैसे होगी। तो ये तो सॉल्यूशन हुआ। अब हमें देखना है कि आगे कैसे हेल्प करेंगे। तो ये देखिए कि जो वैष्णव संत कौन थे, ऑप्शन दे देगा उल्टा। इस बार क्वेश्चन पूछा है कि अलवार कौन थे, इस बार उल्टा दे देगा वैष्णव संत कौन थे, अलवार या नयनार। तो एक क्वेश्चन तो इस तरीके से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसने 6वीं शताब्दी में तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया। या फिर इसका उल्टा पूछ लेगा कि अलवार संतों ने भारत में किस जगह से भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, और फिर संख्या तो इस बार पूछी जा चुकी है, अगली बार भी पूछी जा सकती है। और इन सबसे प्रमुख है कि इनमें से इनके इम्पोर्टेंट ये नाम कि कौन अलवार है और कौन नयनार संत है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है ये एक महिला संत थी, अंडाल। इसी प्रकार नयनारों में भी एक महिला संत है। तो ऐसे करके इनसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन से आपके लगभग 6 से 7 तरीके से क्वेश्चन बनने का पूरा वो रहता है। और इस पैटर्न को तुम्हें सिर्फ समझना है और ये इतनी एक्सप्लेनेशन से लगभग बहुत सारी चीजें आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और साथ में एलिमिनेशन और कॉमन सेंस यूज करना ही है। देखिए अगला क्वेश्चन है,
विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय के दर्शन का विस्तृत प्रतिपादन करने वाली पुस्तक न्याय तत्व के लेखक कौन है? ठीक है, आपको नहीं पता लेखक कौन है, मैं बताता हूँ। ये देखिए 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है, नाथ मुनि ने कौन सी पुस्तक लिखी? और इसमें ऑप्शन है न्याय तत्व, और यही इसका आंसर है। और ये देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, नाथ मुनि जिन्हें श्री रंगनाथ मुनि के रूप में भी जाना जाता है, वैष्णव धर्मशास्त्री थे। उन्होंने नालियार दिव्य प्रबंधम का संकलन किया। इसके अलावा नाथ मुनि ने योग रहस्य और न्याय तत्व की भी रचना की है। ठीक है, तो ये न्याय तत्व आपको मिल गया, न्याय तत्व आपको मिल गया। और आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है ये देखिए कि न्याय तत्व किसने लिखा? तो नाथ मुनि ने लिखा, इसका आंसर हो गया। अब ये तो हुआ सॉल्यूशन। अब इससे जानकारी ये जुटानी है कि ये आगे कैसे हेल्प कर सकता है क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। तो देखिए नाथ मुनि के बारे में रंगनाथ मुनि नाम भी दिया जा सकता है, जो भी ऑप्शन में होगा। ठीक है, दूसरा ये कि ये वैष्णव धर्मशास्त्री थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा ये इन्होंने नालियार दिव्य प्रबंधम का संकलन किया। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि नालियार दिव्य प्रबंधम क्या है? तो इसमें ना वैष्णव अभी हमने बात की, जो वैष्णव संत थे अलवार, उनके जो भक्ति गीत थे उनका संकलन था ये। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि योग रहस्य की रचना किसने की? और न्याय तत्व तो पूछा ही जा चुका है। और अगला क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि न्याय तत्व किससे संबंधित है और योग रहस्य में किसकी बात की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार 7 से 8 तरीके से इसमें क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। और ये टॉपिक वहीं से रिलेट हो रहा है, अलवार और नयनार संत से लेके। ठीक है, तो ये थीम को पकड़ना है आपको, और यहाँ से सारे जो भी ये एक्सप्लेनेशन में जो है ये इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, इनको याद रखना है तुम्हें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये योग रहस्य हो गया, न्याय तत्व हो गया, नालियार दिव्य प्रबंधम हो गया, ये किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, भाषा के बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो इनके बारे में तुम्हें बस अपना थोड़ी सा जो भी आप यूज करें, या जैसे नालियार दिव्य प्रबंधम है तो किस भाषा में लिखा गया है, तो सीधा आप यूं एरो लगा के लिख लीजिए तमिल भाषा में ऐसे, तो सारी अपनी जानकारी कर लीजिए आप। एक ही जगह आपके विस्तृत नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं मॉडर्न इंडिया में। देखिए मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1855-56 में बिहार और बंगाल की किस जनजाति ने कुल्हाड़ी और तीर धनुष से युक्त होकर अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन को अस्थायी तौर पर उखाड़ फेंका? अब इसमें कई सारी जनजातियों के नाम दे रखे हैं, आपको नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने PYQ किया है 2013 वाला, अगर आपने PYQ किया है तो इसके आधार पर आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए संथाल विद्रोह जो है वो 1855-56 में हुआ है। ठीक है, और ये पूछ रहा है क्वेश्चन में आपका कि 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ, तो आप सीधा आंसर लगा दीजिए संथाल विद्रोह। लेकिन ये तो आपका आंसर हो गया। यहाँ पे हमारा आंसर बताना प्रमुख काम नहीं है, हमारा काम है कि PYQ से आगे कैसे हेल्प मिलेगी। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ नंबर 1 कि जितने भी जनजाति विद्रोह हुए हैं उनका कालक्रम पूछता है ये, क्रोनोलॉजी। ठीक है, उनके नेताओं के नाम पूछता है, उनके क्षेत्रों के नाम पूछता है कि किस जगह पे हुआ। 3 टाइप के क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं। अगला क्वेश्चन उल्टा कर देते हैं कि नेताओं का नाम दे दिया और ऑप्शन दे देंगे कि किस विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, या फिर आपको विद्रोह दे देगा और फिर पूछेगा कि किस सन में हुआ था। यहाँ पे ये क्वेश्चन उल्टा पूछा है कि सन दे दिए, विद्रोह का नाम पूछ लिया है, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो मॉडर्न इंडिया में जितने भी प्रमुख 15 से 20 आपके जनजाति विद्रोह हैं इम्पोर्टेंट, उनकी डेट और उनके नेता और उनका क्षेत्र
बस ये आपको याद रख लेना है। और आपके अब जनजातियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो बनेगा, और ये भी डेफिनेट है कि जनजातियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन जनजाति विद्रोह वाला करना है, मतलब थीम पकड़नी है आपको कि कैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है बार बार। अब मैं जैसे देखिए अगले इसकी बात कर लूँ, ये 1940 के बाद की जो घटना है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। एक बार 1920 से 1935 के बीच, और एक 1940 से 47 के बीच जो घटना है उनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। अब इसमें देखिए ये अगस्त प्रस्ताव, क्रेप्स मिशन, बेवल प्लान, कैबिनेट मिशन ये पूछी है, और इनकी डेट मैच करवानी है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए 2014 वाला, इसमें क्रिप्स मिशन दे रखा है आपका, बेवल प्लान दे रखा है। ठीक है, क्रिप्स मिशन 42 में आया और बेवल प्लान 45 में आया। ठीक है, तो आपका ये देखिए आंसर क्रिप्स मिशन ये 42 में आया, और बेवल प्लान आपका 45 में आया। ठीक है, अब थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन का टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो क्रिप्स मिशन है आपका वो 42 में आया है, यानी बी में 2, तो बी में तो 2, हर बी के साथ 2 लगा हुआ है, तो इससे नहीं होगा। ठीक है, अब है बेवल प्लान, सी में आपका 1945 यानी 1, तो सी में 1 कहाँ है? सी में 1 केवल इस वाले ऑप्शन में है और कहीं नहीं है। तो ये आपके 2 ही डेट से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये तो इसमें एलिमिनेशन टेक्निक ज़्यादा यूज होगी जब क्रोनोलॉजी पूछेगा, सन पूछेगा। ठीक है, अगर आपको 2 या 3 पता है तो आप आराम से कर लोगे। तो इसका तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो सिंपल पूछ लेगा कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, या फिर इसी प्रकार दे देगा अलग अलग और उनकी डेट सामने दे देगा कि ये, या फिर पूछ लेगा कि 1945 में कौन सा प्लान आया या प्रस्ताव आया, तो फिर ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग आप आराम से कर सकते हो। तो ये मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चनों को टैकल करने का तरीका है। और फिर अगला क्वेश्चन है जो फेवरेट है एनटीए का, इंडियन नेशनल आर्मी से। इसके बारे में पूछता है कब ये बनी, कौन कौन इसके नेता थे, और कहाँ से इन्होंने क्या ऑपरेशन जो भी है इन्होंने चलाए जो भी। तो इसमें देखिए इसमें पूछा है कि कौन इससे नेता जो है वो निम्नलिखित में कौन इसके नेता नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए 2013 वाला कि आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित नहीं था, निम्नलिखित में से कौन। देखिए रास बिहारी बोस, लक्ष्मी सहगल, कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी घोष। ठीक है, ये नहीं है, ये कांग्रेस के नेता थे। लेकिन इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ से। देखिए एक बार 2013, दोनों ही 2013 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह आईएनए के संस्थापक थे। 2 व्यक्तियों के बारे में पता चल गया। लक्ष्मी सहगल आईएनए की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड से संबंधित थी। 3 व्यक्तियों के बारे में पता चल गया। ठीक है, और ये देखिए आईएनए के जनरल शाहनवाज और गुरदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिक अधिकारी थे। तो ये देखिए यहाँ से इसमें यही दे रखा है कि कौन संबंधित नहीं था। तो आपका रास बिहारी बोस था, कैप्टन मोहन सिंह था, सुभाष चंद्र बोस था, कैप्टन मोहन सिंह था, कैप्टन मोहन सिंह था, पृथ्वी सिंह आजाद और पंडित घोष ये नहीं थे इसमें। अब आप कहेंगे कि ये तो हमको नहीं पता, लेकिन इसमें पूछा है कि कौन नहीं है। 2 कॉम्बिनेशन पूछे हैं, तो ये कैप्टन मोहन सिंह का तो आपको पता है, ये तो है, तो ये है, तो इसके साथ ये भी होगा। ये है, ये दोनों, ये तीनों 2-2 पूरा आपको पता ही था। जैसे ये है और ये दोनों पता था। ये तो जहाँ जहाँ कैप्टन मोहन सिंह है वो ऑप्शन सही होगा। ये देखिए अब ये दोनों ही नाम हमने नहीं पढ़े और यही इससे संबंधित नहीं होगा, यही बचा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए यूनिट 10 की बात कर लेते हैं। यूनिट 10 में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है इसी बार 2024 में जो री एग्जाम हुआ है कि इतिहास लेखन में इतिहास का राके का उपागम निम्नलिखित पर बल देता है। ठीक है, तो इसका आंसर है तथ्यों की पवित्रता पर। मेरे को कैसे पता, मैं बताता हूँ। देखिए
ये क्वेश्चन पूछा है 2017 में कि ये कथन किसका है, यदि इतिहासकार तथ्यों के विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए सावधान रहेगा। ठीक है, और ये एक्सप्लेनेशन से मेरे को पता था कि ये जो कथन है ये राके का है। राके के अनुसार यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए सावधान रहेगा। यानी राके के लिए तथ्य सबसे इम्पोर्टेंट है और ये तथ्यों की पवित्रता पे बल देता है। इसका इससे आंसर हो रहा था तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कितना इजीली PYQ की सहायता से क्वेश्चन है जो सॉल्व हो रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वो बुक कौन सी PYQ वाली आपको फॉलो करनी है और रेफरेंस बुक, तो दोनों ही दृष्टि IAS की बुक आती है हिंदी मीडियम में, आप उनको ले सकते हो। और मैंने दृष्टि IAS का PYQ है वो ही यूज किया, मैंने रेफरेंस बुक नहीं खरीदी, लेकिन मैंने उसको देखा था, उसकी एक शॉर्ट डेमो PDF दे रखी है दृष्टि वालों ने, तो मैंने देखा उसमें सारी चीज़ें हैं एकदम टू द पॉइंट, तो आप उसको रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हो। बताऊँ आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।